हाय गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ठीक है, जैसे आपने पिछली वीडियो में क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा पिछली बातों को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, और उस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस पर कैसा चार्जेस हो जाएगा? प्लस चार्जेस हो जाएगा। और किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लेते हैं तो उस पर कितना चार्जेस हो जाएगा? माइनस। इसी तरह अगर हम इसको 500 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर प्लस 500 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 500 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो माइनस 500 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो चार्ज, ये क्या सिस्टम क्या होगा आखिर इनका? तो हम लिखेंगे आवेश इज इक्वल टू प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इनटू यानी गुणा कितना? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने क्या किया, इन दोनों का मिला दिया। यहाँ पर ये जो दिया गया है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। और जैसे मिलाएंगे तो हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल n इंटू स्मॉल e। ठीक है, और आपको क्या पता ही है कि n इज इक्वल टू क्या है कि आप कोई भी नंबर इनफिनाइट तक यानी अनंत तक रख सकते हो। ठीक है, अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अगर ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू n इंटू ई जो है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बताया आपको कि ये जो फार्मूला मैंने प्रूव किया है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू स्मॉल ई जो है, इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बात समझ आ रही है? अब हम इसी पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब इसी जो फार्मूला आपका Q इज इक्वल टू n इंटू ई आया है, इसी बेसिस पर एक न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम बोल रहे हैं या लिखे भी दे रहे साथ में, आप सुनते भी रहिएगा। ठीक है, क्या है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, यहां से हमें पता चला है कि मैंने क्या पूछा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें इसकी जो यूनिट्स होती है, उस यूनिट से उसकी वैल्यू मुझे पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट इसकी क्या है? कूलाम। और कूलाम जो है वो किसकी यूनिट होता है? चार्ज का, यानी Q की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बताना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो तो आपको पता ही है कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम्स होता है। ओके, अब फार्मूला मुझे तो पता ही है क्या? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, ये होता है। अब वैल्यू पुट कर दो। इसमें क्या है? कितने कूलाम पूछा गया है? 1। Q इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, कितने हैं ये नहीं पता मुझे, स्मॉल n की वैल्यू रहने देंगे। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। अब ये पूरी वैल्यू इसके हर में लेकर के जाएंगे, यानी 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। ठीक, ये डेसिमल यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19 इज इक्वल टू n। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना आएगा। अगर हमें पावर कम करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक डेसिमल हटा देंगे। ठीक है, पीछे कर लेंगे, यानी 6.25 हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18।
ओके, अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि 5 कूलम्ब आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसी तरह आप सेम लगा लीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इसका उल्टा पूछ ले कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो दिया गया हो, लेकिन आपको यहाँ पर कूलम्ब्स निकालना हो, तो उसको भी इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह हम चेंज कर लेंगे उसको। कैसे? n इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल ई। इसको इस फार्मूले में ट्रांसफर करा करके हम उसको उस हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, यानी कूलम्ब का नियम के बारे में बात करते हैं। कूलम्ब के नियम के जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। क्या चीज है? मैंने जैसे बताया था कि जब एक समान आवेश हो, तो एक समान आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब प्रतिकर्षण होगा तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और जब आवेश जो है हमारा विपरीत होगा, ठीक है, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो उन दोनों के बीच में क्या लगेगा? उन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करने लगता है। अगर यही आवेश हमारा अगर वैक्यूम में हो, निर्वात में हो, तब क्या होता है? तब वहां पर एक जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करने लगता है। बात में आ रही? वहां पर कौन सा बल लगने लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वैद्युत बल। ओके, अब हम देखते हैं भाई, ग्राफ से देखते हैं इसको क्या है। हमारे जो मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। ओके, ये दोनों चार्जेस जो है एक r मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, अब क्या करना है? मैंने बताया था कि दोनों चार्जेस सेम है। दोनों चार्जेस क्या है? हमारे सेम है, तो इसके द्वारा इस पर एक फोर्स लगेगा और इसके द्वारा इस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी? जो फोर्स है, यानी कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेश के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा हमारा वैद्युत बल। उसके बाद क्या होगा? नंबर 2 पॉइंट, जो हमारा जो बल है, यानी दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, वो भी किसमें? निर्वात में। वो क्या होगा? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी 1/r²। क्यों? क्योंकि इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? r। उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कितना हो जाएगा? 1/r² कर देंगे, तो 1/r² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को इन्वॉल्व करा लेंगे। कैसे? देखिए, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ओके, तो जैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? K लग जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक, क्या लग जाएगा? K लग जाएगा। और K हमारा क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, जो ये नियतांक किस पर डिपेंड करता है? हमारे इन दोनों आवेशों का बल या इन दोनों आवेशों के जो बल है उस पर निर्भर करता है। इनका कौन सा माध्यम है, मीडियम कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उन पर भी ये निर्भर करता है। अगर हम बात करें कि अगर K की यूनिट निकालना हो, K की अगर आपसे कहा जाए कि अगर इसका मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए मात्रक K का कैसे निकालेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो K है, इस K की यूनिट कैसे निकालेंगे, मात्रक कैसे निकालेंगे। क्योंकि मुझे फार्मूला तो पता चल गया। क्या? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक, अब यहाँ पर F यानी फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। इसलिए इसको हम शॉर्ट में क्या लिख लेंगे? N लिख लेंगे। और यहाँ से ये आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और कूलम्ब को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। कितने आवेश यहाँ पर? 2, तो यानी कितना हो जाएगा? C इंटू C। और R क्या है? डिस्टेंस को किसमें मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई न्यूटन से करा लो, न्यूटन अंकल से, तो कितना हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और C इंटू C, यानी कूलम्ब को मल्टीप्लाई कूलम्ब से करेंगे, कितना हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर। तो ये कूलम्ब स्क्वायर इसके अपॉन में लो, यानी इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा? N इंटू एम स्क्वायर अपॉन C² इज इक्वल टू K। या इसको हम और लिख सकते हैं क्या कि N इंटू एम स्क्वायर C की पावर -2, ये किसकी यूनिट्स हो जाएगी?
के क्या है हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, दूरी पर। ओके, हम बात करते हैं कि अगर हमारा चार्ज जो है वो किस में हो, वैक्यूम में हो, निर्वात में हो, तो के की जो वैल्यू होती है, किस चीज की, के की वैल्यू। अभी मैंने क्या बताया, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट्स हो क्या होता है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई भी आवेश हमारा, ठीक है, निर्वात में हो, तो के का जो मान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम की पावर -2। क्यों? क्योंकि क्या है, एक नियतांक के कांस्टेंट जिसका मात्रक अभी मैंने कैसे निकाला ये तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इसके को जो है 1/4πε0 के इक्वल भी लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला वही मैंने क्या प्रूफ किया था, F = K × Q1 × Q2/r², और बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब यहाँ से K की वैल्यू पूरी कितनी है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r², ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला हमारा तो पूरा कंप्लीट होगा, और इस फार्मूले के बेसिस पर अभी आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। न्यूमेरिकल भी हम लगवाएंगे लास्ट में, लेसन जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो न्यूमेरिकल भी हम लास्ट में आपको लगवाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ चीजें, एक और चीज बता दें कि कूलाम जो होता है, कूलाम जो है आपका चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है। कूलाम जो है ये हमारा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, बात समझ आ रही। और क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो कूलाम जो है वो कितने कूलाम के इक्वल होता है, क्या चीज, माइक्रो कूलाम जो होता है वो कितने कूलाम के इक्वल होता है, तो 10⁻⁶ कूलाम के इक्वल होता है। आपने पढ़ा भी है क्लास 9th में क्या, कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो कितने के इक्वल होता है, 10⁻10 मीटर। अगर 1 एंगस्ट्रॉम कूलाम पूछा जाए तो उसके हिसाब से 10⁻10 मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक, कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है आपका क्या, कूलाम होता है। और उसका स्टैंडर्ड यूनिट चेंज करना है तो उसको माइक्रो में बदल सकते हो, माइक्रो में क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ओके, बस में आ रही है ना, ये तो पता चल गया कि अगर हमारा कोई चार्जेस जो है आपका वैक्यूम में, निर्वात में हो, वायु में हो, तो के की वैल्यू हम इसको इस हिसाब से हम भी लिख सकते हैं, क्या, 1/4πε0, ठीक है। तो के की वैल्यू जैसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा एक न्यू फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ε0, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को ε0 बोलते हैं इसको। ओके, क्या बोलते हैं, ε0। इसका क्या मतलब है, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ओके, ε0 को, ठीक है, या ε0 को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसे, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, क्या चीज, कूलाम के नियम का सदिश रूप के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्या बताना था, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, क्या बताना है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कैसे होगा, चलिए देखते हैं। मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले दो चार्जेस लिए, ठीक है, ये Q1 और Q2। ओके, अब Q1 के द्वारा Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, F21। ओके, और Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, कौन सा हो जाएगा, F12। डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं R, ठीक। Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक है। अब देखिए, अगर बड़ी प्रॉब्लम है, अब हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, क्या चीज, मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी परिमाण। अब बड़ी समस्या आ रही है कि अगर
दिशा भी हमें पता होना चाहिए, सदिश रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। चलिए अब इससे पहले हम जो Q1 के द्वारा Q2 पर जो फोर्स लग रहा है सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 1/4πε0, और चार्जेस क्या है हमारा Q1 × Q2, ठीक। डिस्टेंस कितना है r, ओके, कितना है डिस्टेंस r है, तो वो हो जाएगा हमारा कितना r², क्योंकि कूलॉम्स लॉ यहाँ पर यूज किया जा रहा है। और इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो कितना होगा r12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा r12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसी तरह आपको पता है कि r12 का, किस चीज का, r12 का अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो r12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r12, ठीक है, आपने पढ़ा भी है मैथ में, ठीक है। और ये r12 जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ r12 एंड मॉड ऑफ r21 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r², और r12 कैप की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा r12 वेक्टर और अपॉन ये वैल्यू किसके बराबर आ रहा है r के, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0, फिर Q1 × Q2 इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा r3, और यहाँ से हो जाएगा वेक्टर 12, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स आ गया हमारा, ये आया वेक्टर F21, यानी दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो कितना है वेक्टर F21 है, तो ये इतना आएगा। इसी तरह अगर इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगाएंगे वो हमारा लगभग कितना आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा वेक्टर 12 जो आएगा वो 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r3, और हो जाएगा वेक्टर 21, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर क्या है, दोनों के एक दूसरे पे, दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। और जब भी कोई दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है तो वो न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है, वो न्यूटन का जो तृतीय नियम है यानी एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। किसको, न्यूटन का जो तृतीय नियम है, ठीक, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख देंगे वेक्टर F21 = वेक्टर F12, ठीक है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आप सिंपल सी बात है, इस चीज को याद रखिएगा कि कोई दो समान आवेश हैं और दोनों आवेश जो है वो बराबर, यानी जो बल लग रहा है वो बराबर बल लग रहा है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, एक ऐसे लग रहा हो और एक इस डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है, तो वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ यानी एक्शन रिएक्शन, हिंदी भाषा में उसको बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को ये फॉलो करता है, ओके। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, और इससे आप इसको शेड्यूल बना लीजिए, सुबह जब भी आप उठिए तो इसको कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, रटिए नहीं, इसको रिवाइज करिए, ठीक है। तैयार हो जाए आप इसको 1 बार 2 बार 4 बार जो रफ पर जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहां पर आपको लगे कि हमसे गलत हो रहा है, ठीक है, यानी आपसे अगर गलत हो रहा है वहां पर तो तुरंत हमारे जो नोट्स है उसको आप चेक करिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।